हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बनीज क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस देखेंगे और सीखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अगर आपको किसी पैराग्राफ को एमएस वर्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो पहले आपको उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा माउस से ड्रैग करके, और फिर वहाँ पे कट कीजिए, कट का ऑप्शन लेके, और फिर जिस स्थान पे आपको उस पैराग्राफ को चिपकाना है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में किसी एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। पहले स्थान पे आपको कट करना है क्योंकि वहाँ से हटाना है। अगर उस पैराग्राफ को उस जगह पे भी रखना है और कहीं और भी चिपकाना है तो फिर हम लोग कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सेलेक्ट कट एंड पेस्ट। सभी वर्ड्स दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है पहले ये समझिए। फाइल, जब हम किसी भी कोई भी फाइल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम मैंने यहाँ पे बनी का फाइल बनाया है वर्ड में, तो एक फाइल एक्सटेंशन होता है DOC। जो फाइल होता है वो दो नामों का एक, ये ऐसे एक साथ होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है ये आपका फाइल नेम है, इसको बोलते हैं फाइल नेम, और ये होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अलग अलग फाइलों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ एक्सटेंशन हम देख सकते हैं, एक्सेल के लिए .xls होता है और .xlsx भी होता है। MP3 की फाइल हो तो .mp3 हो सकता है, .mp3 या फिर .wav होता है। टेक्स्ट फाइल के लिए .txt होता है। एक्सेल के लिए मैंने बताया XLS या फिर XLSX। ये सब कुछ फाइलें हैं, और भी बहुत सारी फाइलें होती है एक्सटेंशन के लिए, तो उसके लिए अलग से क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आपका यहाँ पे सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए फाइल एक्सटेंशन होगा DOC, डॉक। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत थर्ड जनरेशन में हुई थी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एप्लीकेशन है जो पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स, गति, वीडियो या एनिमेशन को जोड़ता है। वो होता है मल्टीमीडिया। जब आप कोई वीडियो फाइल देखते हैं तो उसमें फ़ोटोज़ भी होते हैं, GIF फाइल भी होती है, वीडियोज़ भी होती है, ग्राफिक्स भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में चलती हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। असेंबली भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन 3, ये जो सी है, असेंबली लैंग्वेज एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, सॉरी यहाँ निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, और यही भाषा कंप्यूटर समझती भी है। कंप्यूटर का लैंग्वेज यही लो लेवल लैंग्वेज ही होता है, इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे कि सी हो गया, फोर्ट्रॉन, फोर्टेन हो गया, या फिर पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है सी। कंट्रोल प्लस एस्केप क्या करता है। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू को दिखाता है, ऑप्शन ए। एल्गोरिथम का उपयोग क्या है। अपनी कार्य से खुद को वांछित स्थिति में लाने के लिए नहीं, लघुनक संचालन के लिए नहीं, दिए गए परिणाम द्वारा प्रक्रिया के एक सेट का वर्णन करने के लिए प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी। दिए गए परिणाम द्वारा प्रक्रिया के एक सेट का वर्णन करने के लिए प्राप्त किया जाता है, एल्गोरिथम का उपयोग यही होता है। डिजिटल वीडियो में निम्न में से किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम्स का। जब कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे 30 फ्रेम्स पर सेकंड PFS होता है, फ्रेम FPS होता है, फ्रेम पर सेकंड FPS होता है, जैसे 25 या फिर 50 FPS फ्रेम पर सेकंड। मतलब जैसे एक सेकंड में 50 इमेजेस को ये क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्रेम्स, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रतीक से सभी एक्सेल सूत्र शुरू होते हैं। इक्वल टू से सारे एक्सेल सूत्र शुरू होते हैं। जो भी एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल से शुरू होता है। स्प्रेडशीट का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल शीट का उपयोग करने का क्या फ़ायदा हो सकते हैं।
गणना स्वचालित रूप से की जा सकती है, हाँ की जा सकती है, क्योंकि उसमें जैसे आप कोई ऑप्शन होता है एक समेशन का, वो आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम में सिलेक्टेड होंगे वो सारे का एक साथ जोड़ हो सकता है, या फिर आप घटाव भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है बस एक सेलेक्शन करने से। डेटा बदलने से स्वचालित रूप से गणना अपडेट होती है, हाँ। एक्सेल सीट में अगर आप कहीं कोई फॉर्मूला लगा हुआ है किसी फाइल में, अगर आप कहीं एक पॉइंट पे जाके डेटा को बदल देंगे तो जो वांछित रिजल्ट है वहाँ भी डेटा बदल जाएगी। अधिक लचीला फ्लेक्सिबल है ये, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, एक जगह पर करने से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो एक ही काम को 10 जगह पे नहीं जाके एक जगह करने से, फॉर्मूला लगा देने से वो काम बाकी जगहों पे भी हो जाती है। तो ये अधिक लचीलापन भी है। तो ठीक है, ऑप्शन उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। एक डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है, इसे सूचना में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को प्रोसेस करता है, इसे सूचना में परिवर्तित करता है। तो ये होता है कंप्यूटर। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर बस किसी जो भी हम इनपुट देंगे उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा प्रोसेस करके। तो यहाँ पे प्रोसेसर से कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पे कंप्यूटर ऑप्शन नहीं होता तो प्रोसेसर हो सकता था, लेकिन अभी यहाँ पे कंप्यूटर है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर इसका आंसर होगा। कंप्यूटर डैश कंप्यूटर डेटा का प्रतिनिधित्व मूल्यों के निरंतर स्पेक्ट्रम के साथ वेरिएबल पॉइंट्स के रूप में करता है। एनालॉग, देखिए दो तरह के कंप्यूटर आप समझिए पहले भी। एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है डिजिटल, और एनालॉग भी हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे गाड़ियों में जो मीटर होती हैं, जैसे पुराने बाइक्स, अभी तो डिजिटल लगे होते हैं उसमें। लेकिन जो पुराने बाइक्स होते थे जिसमें ये कांटा वाला होता था, जब कांटा ऐसे ऐसे करके जाती थी तो उसको एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। तो वो एनालॉग कंप्यूटर होता था। जैसे हमारे घड़ी है तो वो एक एनालॉग कंप्यूटर ही है। तो उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल्स पॉइंट्स के साथ जो कैलकुलेशन है वो होती है, तो वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। किसे स्क्रीन पर लिखने के लिए टैबलेट पीसी द्वारा उपयोग किया जाता है? स्क्रीन पर लिखने के लिए आप स्टाइलस का यूज़ करते हैं। जो अभी मैं लिख रहा हूँ जिस डिवाइस पे, उसे स्टाइलस बोलते हैं। पेन टैब जिसका नाम है उसको स्टाइलस बोलते हैं, तो वो है स्टाइलस। एक वेब पेज में एक शब्द जो जब क्लिक किया जाता है तो एक अन्य डॉक्यूमेंट खोलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपरलिंक, ऑप्शन सी। हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसमें देखेंगे कि ब्लू कलर से कोई वेबसाइट का नाम लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उस पर बन्नी क्लासेस डॉट कॉम लिखा हुआ है, या फिर बनी क्लासेस लिखा हुआ है और ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, तो वो एक हाइपर लिंक होता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा विंडो खुल जाएगा ब्राउज़र में, और वो पेज खुल जाएगा। तो वो एक हाइपर लिंक है। आप हाइपर लिंक किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में डाल सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के फाइल में उस लिंक को डालते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। डैश एक नेटवर्क की डैश केंद्रीय संरचना है जो नेटवर्क के अन्य भागों में जोड़ता है, उसको बोलते हैं बैकबोन। बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भाग होता है जो जितने भी नेटवर्क होते हैं कंप्यूटर के, जैसे किसी लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन आपने पढ़ा होगा शायद, लैन वैन। तो किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में, जैसे कोई ऑफिस हो सकता है, या फिर किसी के घर में हो सकता है, या फिर एक कैंपस हो सकता है, उसमें जितने भी नेटवर्क्स होते हैं सभी को इंटरकनेक्ट करने के लिए बैकबोन का यूज़ करते हैं। वो बैकबोन कहलाता है। आप डैश का उपयोग करके अपने बुकमार्क व्यवस्थित कर सकते हैं। फोल्डर का, आप फोल्डर का उपयोग करके अपने बुकमार्क व्यवस्थित कर सकते हैं। अब डैश का ये तो हो गया। कौन सी की स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी? विंडोज़ की। विंडोज़ की, ऑप्शन सी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है विंडोज़ की। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। बाइनरी, बाइनरी में दो ही लेटर होते हैं, नंबर होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर इसी भाषा को समझती है। हम जो भी कुछ लिखते हैं कंप्यूटर पे तो वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और वो 0 और 1 में होती है। फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव
और टेप ड्राइव सभी डेटा रीड करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। मैग्नेट, चाहे वो फ्लॉपी ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो या फिर टेप ड्राइव हो, उस सभी में मैग्नेट का यूज़ हो जाता है, मैग्नेट का यूज़ करते हैं, तो वो मैग्नेट, इसका सही ऑप्शन सी। एक स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश ग्रुप में जानते हैं, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं, रिजोल्यूशन। जैसे पिक्चर रिजोल्यूशन होता है कि 1220 गुना 1080 पिक्सल, तो होता है रिजोल्यूशन। जैसे 1040p बोलते हैं हम लोग, 1040p में, या फिर 360p में, तो ये होता है पिक्सल, मतलब रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है। हाँ है। यह सभी रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है। हाँ करता है। यह सभी प्रक्रिया प्रबंधन का कार्य करता है। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यही काम करता है कि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो सभी को कैसे वर्क करना है, उसके लिए असेंबल एक तरीका है, उसका एक नोड है जिस पे सभी चीज़ डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि कौन सा एप्लीकेशन कैसे काम करना है, नहीं करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सभी कार्य करते हैं। कंप्यूटर के भाग ठीक से काम कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए हैं, यह कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है? उसको बोलते हैं बूटिंग। देखिए बूटिंग क्या होता है, सभी कंप्यूटर में बूट सीक्वेंस होता है। बूट सीक्वेंस बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्टअप सीक्वेंस होता है। बूट सीक्वेंस कंप्यूटर का इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशन होता है। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले वो बूट होता है। जब वो स्टार्ट होने का जो 30 सेकंड, 40 सेकंड या फिर 1 मिनट का टाइम होता है, तो उस टाइमिंग में वो बूट करता है। उस प्रक्रिया को बूटिंग बोलते हैं, जो वो टाइम ड्यूरेशन होता है। और उसमें कंप्यूटर अपने सारे कंपोनेंट्स का चेक करती है कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। और फिर जब वो ऑन होती है तो फिर काम करने के लिए रेडी होता है, तो वो प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऑप्शन ए, मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने, ऑल्ट प्लस टैब, अगर आप ऑल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो आप किसी प्रोग्राम के बीच स्विच कर सकते हैं। जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन में ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं तो हमें दिखता है कि कौन कौन सा प्रोग्राम हमारे मोबाइल में खुला हुआ है। तो उसी तरीके से अगर आप सिस्टम में, कंप्यूटर में ऑल्ट प्लस टैब करेंगे तो आपके जितने प्रोग्राम्स खुले हुए हैं सिस्टम में, वो सारे एक साथ शो हो जाएंगे और आप किसी भी एप्लीकेशन पे या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे स्विच कर सकते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए होम बटन दबाते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ में हैं या फिर किसी वर्ड फाइल में हैं और आप होम बटन दबाते हैं जो कीपैड में होता है, तो आप उसके शुरुआत में पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा है जो मनुष्यों की भाषा के समरूप और समझने में आसान है? देखिए, मनुष्यों की भाषा का समरूप और समझाने में आसान होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मैंने बताया था, सी, फोर्ट्रन होता है, पास्कल हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ये मनुष्यों को, मतलब जो लोग हैं उनको, उनके समझ में आने वाली भाषा है, मतलब उसके नज़दीकी है। और कंप्यूटर को समझने के लिए फिर इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये कन्वर्ट करता है असेंबलर। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश निहित था। प्रथम में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। देखिए आप यहाँ समझिए, फर्स्ट जनरेशन में ये वैक्यूम, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे। थर्ड जनरेशन में आईसीज हैं।
इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में VLSI है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में डैश नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व नहीं था। आप इसके साथ ये जो पहला क्वेश्चन है ये आप ज़रूर से याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम कभी कभी आ जाते हैं कि किस जनरेशन में क्या चीज़ था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ जनरेशन में क्या सब था। तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में ICs, फोर्थ में VLSI, फिफ्थ में ULSI। और साथ में सबका ये VLSI और ULSI का फुल फॉर्म भी याद रखिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जब कंप्यूटर एक निर्देश की इंटरप्रेटिंग और एग्जीक्यूटिंग कर रहा हो तो घटित होने वाली घटना का क्रम क्या है? वो होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑप्शन बी। अब देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशनल प्रोसेस है। यह ऐसा प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रिट्राइव करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन लेना है और कैसे एक्शन को कैरी आउट करना है। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, ऑप्शन बी। डैश एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक खंडों को हटा देता है और फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करता है और संचालन के अनुकूल के लिए फाइल और अप्रयुक्त डिस्क स्थान पर व्यवस्थित करता है। उसको बोलते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिफ्रेगमेंटर। ये क्या होता है? डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है ये, जो अननेसेसरी जो फ्रेगमेंट्स होती है सिस्टम में उसको हटा के और अनयूज्ड डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करता है। ये इससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाता है और क्लीन होता है एक तरह से। तो ये है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डॉस में डिस्क पर नाम सेट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, लेबल कमांड का उपयोग किया जाता है। लेबल कमांड क्या होता है? लेबल कमांड का यूज डॉस में किया जाता है टू क्रिएट, चेंज और डिलीट ए वॉल्यूम लेवल ऑन ए लॉजिकल ड्राइव, जैसे कि हार्ड डिस्क पार्टीशन या फिर फ्लॉपी डिस्क पार्टीशन इत्यादि। तो ये सब डॉस में लेबल के कमांड से होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट सेल कंटेंट अलाइनमेंट क्या है? एक्सेल जब आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो आप कोई वर्ड्स लिखेंगे, तो जैसे हम लोग लिखते हैं तो जब कोई शब्द लिखते हैं तो बाईं तरफ से लिखते हैं, जब कोई नंबर लिखते हैं तो फिर दाईं तरफ से लिखते हैं। तो ऐसे ही एक्सेल में भी होता है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और संख्याएं राइट अलाइंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प पैराग्राफ में बुलेट हटाने के लिए वर्ड को निर्देश देने के लिए सहायक नहीं होगा? देखिए, अगर बुलेट समझ लीजिए पहले क्या होता है कि जब आप कोई वर्ड में कोई फाइल बना रहे होते हैं, आपको बुलेट पॉइंट्स में ऐसे करके कोई चीज़ लिखना हो, ये बुलेट पॉइंट्स ऐसे इस तरीके से बिंदु जो होता है उसको बुलेट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, फिर कोई बुलेट पॉइंट है ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको इस बुलेट पॉइंट्स को हटाना है तो ये चार ऑप्शंस दिए गए, तो इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बुलेट पॉइंट्स को नहीं हटाएंगे, सहायक आपको मतलब काम नहीं करेगा? तो वो है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड टूल बार पर अंडू बटन दबाएं। इससे आपका ये जो बुलेट पॉइंट्स है वो नहीं हटेगा। बाकी जो भी ऑप्शन है, जैसे एंटर की को 2 बार दबाएं, अगर आप एंटर की को 2 बार दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा, ये हट जाएगा, आपको बुलेट पॉइंट्स हट जाएंगे। बुलेट को हटाने के लिए बैक स्पेस की दबाएं, अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे कर्सर को और बैक स्पेस की दबाएंगे तो भी बुलेट पॉइंट्स हट जाएंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार पर बुलेट बटन पर क्लिक करें, जैसे ऊपर में फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, वहाँ पर बुलेट पॉइंट्स, जो वर्ड डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे तो ऊपर में जो टूल बार होता है वहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे तो बुलेट पॉइंट्स हटाने के लिए या फिर बुलेट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उससे आता भी है, उससे हटता भी है। तो वो भी ऑप्शन हो सकता है, मतलब ए, सी और डी ऑप्शन से आप जो ये बुलेट पॉइंट्स हैं उसको हटा सकते हैं। लेकिन बी ऑप्शन अंडू बटन दबाने से
आपका बुलेट पॉइंट्स नहीं हटेगा। बाकी जो भी आपने लिखा है वो सब अंडू हो सकता है, मैंने अंडू रीडू बताया था एक दिन, तो अंडू हो सकता है, रीडू भी हो सकता है, लेकिन बुलेट पॉइंट्स उससे नहीं हटेंगे। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू चुना जाता है। जब आप फाइल मेन्यू खोलेंगे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी में कहीं भी, तो फाइल मेन्यू के अंदर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, या फिर कंट्रोल+P करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, इसका शॉर्टकट। यदि आप एक्सेल वर्कशीट पर क्या देखेंगे यह सीमित करना चाहते हैं तो आप किस डेटा फंक्शन का उपयोग करेंगे? फिल्टर। अगर आप फिल्टर लगा देंगे तो आपका जो एक्सेल सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये फिल्टर ऑप्शन लगा के, ऑप्शन बी फिल्टर। जब आप दस्तावेज, ग्राफ और चित्र बनाते हैं तो कंप्यूटर यह डेटा कहाँ पे रखती है? मेमोरी में। जब भी आप कोई ग्राफ या फिगर या फिर कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम में वो जो डेटा है वो भी क्रिएट हो रहा होता है। जैसे आप कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई इमेज बना रहे हैं या फिर एडिटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम जो प्रोसेस होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। तो वो मेमोरी, या फिर आप दूसरा चीज़ क्लिप बोर्ड एक होता है, क्लिप बोर्ड। जब आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर कट पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट, तो वो क्लिप बोर्ड में होता है, वो मेमोरी में नहीं होता है, वो क्लिप बोर्ड में होता है। क्लिप बोर्ड काइंड ऑफ मेमोरी, तो वो इसमें होता है। कट पेस्ट कॉपी पेस्ट का आपको शॉर्टकट पता होगा, कमेंट कर दीजिए। Alt+F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्तमान समय में सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ऑप्शन ए। Alt+F4 का उपयोग जो भी प्रोग्राम्स आपके करंटली एक्टिव हैं उन सबको बंद करने के लिए Alt+F4 का उपयोग किया जाता है। किसी कॉलम को चुनने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? एक्सेल में अगर आप किसी कॉलम को चुनना हो तो जो ऊपर का पार्ट होता है कॉलम में, किसी सेल को डबल कॉलम में से सेल कॉलम हेडिंग, ये ऑप्शन डी, कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे आप तो पूरा कॉलम ही सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो पूरा कॉलम है, कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर एक सेल में क्लिक करेंगे तो एक सेल बस सेलेक्ट होगा। यदि जैसे यहाँ पे रो लिखा होता है 1 2 3 4, अगर आप यहाँ पे एक पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम में करना है तो वहाँ पर ऊपर में हेडिंग में क्लिक कीजिए तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा एक्सेल में। पावर पॉइंट में एक हैंडआउट मास्टर क्या है? अपनी प्रेजेंटेशन से स्लाइड रिप्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट। हैंडआउट मास्टर है अपनी प्रेजेंटेशन से स्लाइड रिप्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट, ऑप्शन डी। एक नोट या एक एनोटेशन क्या है? कमेंट को एनोटेशन कह सकते हैं, जो एक लेखक या समीक्षक एक डॉक्यूमेंट में जोड़ता है तो होता है कमेंट, ऑप्शन ए। जैसे आपने कोई पीडीएफ फाइल खोला है और आपको उसमें कुछ लिखना है तो आप कमेंट, एक ऑप्शन होता है पीडीएफ में, उसमें जाकर आप लिख सकते हैं, तो वो होता है कमेंट। एनोटेशन एक कमेंट, एक डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं कमेंट करके। स्प्रेडशीट का उपयोग करने का क्या लाभ है? गणना स्वतः रूप से की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। डेटा बदलने पर स्वचालित रूप से गणना का, ये क्वेश्चन पहले भी था। अधिक लचीलापन, ऊपर के सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। डैश कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जैसे हमको एक पर्टिकुलर टाइप का काम करना होता है तो हम पर्टिकुलर टाइप का सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं। हमको डॉक्यूमेंट का काम करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। एक्सेल में काम करना है तो एक्सेल यूज़ करते हैं। कोई वीडियो फाइल एडिटिंग करना हो तो कोई वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद के लिए किया जाता है, होता है सॉफ्टवेयर। निम्न में से क्या डेटा रीड और उसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं जो एक कंप्यूटर उपयोग कर सकता है?
होता है ये इनपुट डिवाइस, ये होता है इनपुट डिवाइस। निम्न में से क्या डेटा रीड और उसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित कर सकता है? कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एक ऐसा मतलब कंप्यूटर का एक क्या बोल सकते हैं ऑप्शन है, जिसमें जब जब हम कोई इनपुट डालते हैं तो उसको प्रोसेस करने के बाद जो हमको अपना वांछित रिजल्ट आउटपुट मिलता है वो कंप्यूटर उपयोग कर सकता है। निम्न में से कौन सभी सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है? कंपाइलर होता है वो, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर उसको हिंदी में बोलते हैं संकलक। कंपाइलर कंपाइलर जितने भी सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये जो है कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किस में? लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज में क्योंकि कंप्यूटर इस भाषा को समझ नहीं सकती है, इसलिए कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। यही काम असेंबलर भी करता है असेंबली लैंग्वेज के लिए। कौन सॉफ्टवेयर के प्रकार प्रौद्योगिकी उपकरणों टेक्नोलॉजी डिवाइस की इंटरेक्शन का निर्देश करता है? ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया गया है फॉर कंप्यूटर के किस काम को कैसे करना है, किस हार्डवेयर को किस एप्लीकेशन के साथ काम करना है, इस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। बारकोड जिसका उपयोग सभी प्रकार की वस्तुओं पर किया जाता है एक स्कैनिंग डिवाइस द्वारा सीधे कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। इस स्कैनिंग डिवाइस का नाम क्या है? लेजर स्कैनर। ये होता है लेजर स्कैनर। जब आप देखते हैं किसी मॉल में या फिर किसी दुकान में जाते हैं और बारकोड को स्कैन करता है वो, तो एक गन जैसा होता है, वो लेजर स्कैनर होता है, उसमें देखते हैं रेड कलर की लाइट निकलती है तो वो स्कैन हो जाता है उस टाइम में, तो वो होता है लेजर स्कैनर। बारकोड पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर एक पैटर्न मैचिंग तकनीक का उपयोग करता है जो हानिकारक कोड की तलाश में डिस्क पर सभी फाइलों की जांच करता है? सभी फाइलों की जांच एंटीवायरस होता है वो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपको फाइलों की लीगल कॉपी बनाने और उन्हें बिना किसी कॉस्ट पर देने की अनुमति देता है? शेयरवेयर। शेयरवेयर ऐसे फाइल्स होते हैं जिन्हें आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शेयरवेयर। एक डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी एक ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी, डीवीडी। एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को बाकी कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि हमारे सिस्टम में अगर ब्लूटूथ लगा हुआ है, वैसे तो ये लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है ये डिवाइस ड्राइवर, लेकिन आप अगर सीपीयू में जो पुराना कंप्यूटर होता है उसमें अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ब्लूटूथ यूज़ करने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड हैं या फिर माउस हैं, उनको यूज़ करने के लिए डिवाइस ड्राइवर का यूज़ करना पड़ता है। इंटरनेट यूज़ करने के लिए डिवाइस ड्राइवर का यूज़ करना पड़ता है कंप्यूटर में। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? एक नेटवर्क पर दूसरे नोड को संसाधन प्रदान करना नहीं, ये तो नेटवर्क का काम होता है। तार्किक और अंकगणितीय कार्य ये एएलयू का काम होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। मेमोरी उपयोग को प्रबंधित करना नहीं, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। समय और नियंत्रण संकेत प्रदान करके अन्य इकाइयों के संचालन का निर्देश करना एक कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, ये सब नहीं। चलिए फिर 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।